चलो डीबीएमएस का पार्ट 16 देख लेते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप सेट। इससे पहले हमने ईआर डायग्राम देखा था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये है और दूसरा टॉपिक है वीक एंटिटी सेट। आज ही कवर करेंगे। छोटे से टॉपिक हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार देख लो, सेल्फ रेफरेंशियल मतलब होता है रिकर्सिव एंटिटी, ठीक है, खुद ही को रेफरेंस कर रहा है। तो अगर ये एंटिटी सेट को आप देखो तो ये रिकर्सिव एंटिटी सेट है, क्योंकि इसका रिलेशनशिप सेट जो है खुद ही के साथ है। तो एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट रिलेटेड टू सम अदर एंटिटीज ऑफ सेम एंटिटी सेट। तो ये 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी हो सकते हैं। तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं एक करके। जैसे एग्जांपल है, ये 1 to मैनी का एग्जांपल है। तो एम्प्लॉय एंटिटी सेट एंड रिपोर्ट्स टू एंटिटी सेट रिलेटेड बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजर यानी मालिक, सबऑर्डिनेट यानी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं। तो देखो, मालिक भी एक तरह का एम्प्लॉय तो है ना, वो भी तो अपना काम कर रहा है कंपनी में। तो तुम्हारा मैनेजर एक तरह से मान के चलो, जो तुम्हारा मैनेजर है, जो तुम्हें काम देता है, वो तुम्हारे साथ और लोगों को भी काम देता है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि एक एग्जांपल है बस। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मैनेजर हों या बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन ये है कि ईच सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज मैनी सबऑर्डिनेट। सही बात है। एक मैनेजर, सुपरवाइजर को मैनेजर समझना, मालिक समझना, और सबऑर्डिनेट्स को ऐसा समझना नौकर या फिर दूसरे एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, मगर एक सुपरवाइजर है और बाकी सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं। तो तुम्हारे मैनेजर तुम्हारे पूरी टीम को मैनेज करता है ना। तो कैन सुपरवाइज मैनी सबऑर्डिनेट, सही बात है। और एक मैनेजर मैनी सबऑर्डिनेट यानी 1 to मैनी रिलेशन। और ईच सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू वन सुपरवाइजर, है ना। हम मैनेजर को रिपोर्टिंग करते हैं ना, जो हमने काम करा वो बताते हैं। तो हर सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करता है एक सुपरवाइजर को। तुम्हारा एक मैनेजर होगा तुम्हारी पूरी टीम का। तो लेट से इस तरह से एम्प्लॉय का हमारे पास टेबल है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी होती है। बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे होता है, एम्प्लॉय आईडी होती है। तुम्हारे मैनेजर की भी कोई एम्प्लॉय आईडी होगी, ठीक है, उसका नाम, उसकी रेटिंग। लेट से ये छोटा सा हमने बनाया है एंटिटी सेट। अब ये रिपोर्ट्स टू रिलेशनशिप सेट है, रिपोर्ट्स टू नाम है इसका। अब ये एरो गया यानी 1, तो ये सुपरवाइजर है 1, ठीक है। और सबऑर्डिनेट से मैनी है, तो 1 to मैनी बनाया। तो इन दिस केस इट्स 1 to मैनी मैपिंग, इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर तुम इसको देखो कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दैट इज द की, ठीक है, यही प्राइमरी की है, बाकी सब कुछ ना कुछ है। और रिपोर्ट्स टू में क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसके अंदर बनाया हमने सुपरवाइजर और दूसरा सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजर देखो, एम्प्लॉय 1 क्या है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है। किसको मैनेज कर रहा है, एम्प्लॉय 2 को, ठीक है। एम्प्लॉय 1 जो है एम्प्लॉय 3 को भी मैनेज कर रहा है। यानी एम्प्लॉय 2 और 3 का बॉस कौन हुआ, एम्प्लॉय 1 हुआ। समझ में आया। और एम्प्लॉय 2 देखो किसको मैनेज कर रहा है, एम्प्लॉय 4 को। यानी एक इंटर्न भी आ गया, ठीक है। ये एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, मगर इसको मैनेज करने वाला एम्प्लॉय 2 है। और एम्प्लॉय 2 किसको मैनेज करे, किसको रिपोर्ट करेगा भाई, एम्प्लॉय 1। यानी एम्प्लॉय 1 बॉस है सबका, ठीक है। सेकंड बॉस एम्प्लॉय 2, ऐसे करके कुछ समझ लो। एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे सुपरवाइजर बहुत, मतलब एक ही सुपरवाइजर हो सकता है बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स के लिए, मगर सबऑर्डिनेट्स देख रहे हो ये अलग अलग रहेंगे। तो देखने में तो ऐसा लगा था 1 to मैनी है, तो ये 1 रहेगा, तो इसका मतलब ये प्राइमरी की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, ये होगी प्राइमरी की। यानी क्योंकि ये अलग अलग होंगे, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, समझ में आ रहा है। ये सब डिफरेंट है। सुपरवाइजर तो इन सबका सेम रहेगा। हो भी सकता है ऐसा कि मान लो 3 लोगों की टीम है, अभी तो यहाँ देखो 2 लोगों की टीम है, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, इन दोनों का मैनेजर है एम्प्लॉय 1। यहाँ एम्प्लॉय 4 का मैनेजर एम्प्लॉय 2 निकला, ये भी पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छी चीज़ लिखी है। पहली बात तो बोथ आर फ्रॉम EID, ये दोनों ही एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ये क्या, एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है दोनों साइड। तो समझ में किस तरह से सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि तुम अगर यहाँ से देखो, मिनिमम 1 RDBMS टेबल लिखा है, यानी इसको थोड़ा दिमाग में रखना। वैसे हम इसको आगे भी पॉइंट आउट करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। रिपोर्ट्स तो पूरा दिख रहा है, हाँ। तो मिनिमम 1 RDBMS टेबल बनेगी, मिनिमम। यानी अगर कोई पूछा जाएगा कि इस रिलेशन में 1 to मैनी अगर कर रखा है हमने मैपिंग, तो कितनी RDBMS टेबल बनेगी, तो इसका आंसर है 1। अब इसको समझते हैं कैसे। उससे पहले एक कदम पीछे चलते हैं। अगर तुमने पिछली क्लास रिवाइज नहीं किया है, पार्ट 15 देख लेना प्लेलिस्ट में। तो यहाँ देखो कि जब भी 1 to मैनी होता था ना, मैनी साइड में क्या करते थे, ऐड कर देते थे रिलेशनशिप सेट को एंटिटी के साथ, है ना। फिर एक टेबल क्रिएट करते थे। लेट से यहाँ पे प्राइमरी की A, प्राइमरी की B, तो RAB बनाया, एक अलग से इन दोनों को क्या करा, मर्ज कर दिया और RE2 बना दिया। E2 क्या है, ये E1 है, एंटिटी सेट 1, एंटिटी सेट 2, R और E2 को मर्ज कर दिया। तो इसमें क्या होता था, बी जो होता था ना, वही प्राइमरी की होता था। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और साथ में A भी आता था, जो कि फॉरेन की के तरीके से आता है, क्योंकि यहाँ तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा, क्योंकि ये अलग अलग है। एंटिटी 1, एंटिटी 2 यहाँ पे अलग अलग है, मगर इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही एक ही हैं। तो अगर ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है तुम्हें, तो पिछली क्लास रिवाइज कर लेना। तो EID है, ई नेम है। अब समझो इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं हम, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं। तो EID, ई नेम, रेटिंग, और साथ में इन दोनों में से बताओ मैं क्या लूँ, SUP यानी सुपरवाइजर। अब तुम बोलोगे भाई ये चीज़ भी तो ले सकते हैं, बल्कि तो यही लेनी चाहिए थी। देखो ये जो है ना, SUB यानी सबऑर्डिनेट, ये यूनिक है और ये की है, और की यूनिक होती है। यहाँ पे भी की यूनिक है, तो हमने इसको मर्ज कर दिया इस पर्टिकुलर में। यानी एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है, जिसके अंदर हमारे सबऑर्डिनेट्स भी प्रेजेंट है, यानी सारे एम्प्लॉय की डिटेल है। सुपरवाइजर कौन, जैसे एम्प्लॉय 1 की बात करूँगा तो सबका बॉस था, एम्प्लॉय 1 सबका बॉस है तो नल, यानी इसका कोई और बॉस नहीं है, इसके ऊपर कोई है नहीं। और एम्प्लॉय 2 का बॉस कौन है, एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 3 का बॉस यहाँ से चेक करो, एम्प्लॉय 2 का बॉस कौन था, एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 3 का बॉस कौन था, एम्प्लॉय 1, ठीक है। एम्प्लॉय 4 का बॉस कौन है, एम्प्लॉय 2। तो यहाँ तो देखो रिपीटिशन हो रहा है, नल वैल्यूज आ रही है, मगर ये फॉरन की किसको रेफर कर रही है, एम्प्लॉय आईडी को ही रेफर कर रही है। तो एम्प्लॉय रिलेशन नाम का ऐसे बनाया हमने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि अगला पार्ट देखो, मान लेते हैं ऐसा हो रहा है कि 1 और 1 का रिलेशन है,
यानी एक ही मैनेजर एक एम्प्लॉय, एक मैनेजर एक एम्प्लॉय, ऐसा। ईच सुपरवाइजर सुपरवाइजर मतलब सुपर यानी ऊपर है, ठीक है। ऐसे मान लेना, अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है, सबऑर्डिनेट्स क्या होता है? सबऑर्डिनेट्स वो होता है जो बड़ों का ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। समझ लेना, सुपरवाइजर यानी बॉस या मैनेजर, सबऑर्डिनेट यानी बाकी के एम्प्लॉयज़ जो उस टीम में है। तो सुपरवाइजर सुपरवाइज वन सबऑर्डिनेट, ईच सबऑर्डिनेट रिपोर्ट्स टू वन सुपरवाइजर, ठीक है। वन और वन का रिलेशन है, क्लियर। डायग्राम बनाना देख लिया। अब यहाँ का थोड़ा सीन देखो कि याद है वन और वन के रिलेशन में क्या होता था कि हम किसी भी एक साइड पर्टिकुलर, मैं राइट साइड को यहाँ प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो किसी भी एक साइड के साथ हमारा रिलेशनशिप सेट जो है वो मर्ज कर जाएगा जब हम आरडीबी में टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। आर ई टू नाम की एक टेबल बन जाएगी और ई वन की अलग टेबल बन जाएगी, यानी टू टेबल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास रिपोर्ट्स टू टेबल में ऐसा था, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, वन टू वन का रिलेशन, यानी एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू को का बॉस है, मतलब सुपरवाइजर है ना। एम्प्लॉय वन बॉस है एम्प्लॉय टू का, एम्प्लॉय टू बॉस है एम्प्लॉय थ्री का, एम्प्लॉय थ्री बॉस है एम्प्लॉय फोर का, ठीक है। यानी सबसे छोटा ये है, उसका बॉस ये, ई फोर का बॉस ई थ्री, ई थ्री का बॉस ई टू का बॉस ई वन, समझ में? तो वन टू वन की रिलेशन है। तो यहाँ कैंडिडेट कीज़ क्या है, दोनों साइड से अलग अलग है, तो दोनों ही कैंडिडेट कीज़ है, ठीक है। जब बनेगा हमारा रिलेशन तो ई आई डी बनाया। अब ई आई डी जो है वो सबऑर्डिनेट्स को भी मैंने पहले ही बताया, ये चीज़ सेम हमने क्या करी, वन टू मैनी के केस में भी करी, कि जो सुपरवाइजर है ई वन का कोई नहीं है ना, तो नल हो गया, ठीक है। कैंडिडेट की है ये भी मानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी डिफरेंट है, नल है, कोई बात नहीं, ठीक है। मगर कैंडिडेट की तो ये भी है, कैंडिडेट की में सुपरवाइजर एम्प्लॉय आईडी तो आएगी आएगी, है ना, साथ में सुपरवाइजर भी है। तो फॉरेन की यहाँ से रेफर कर रहा है, सेल्फ रेफरेंशियल है, ये समझ में आता है। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वन ई वन को रिपोर्ट करेगा, ई थ्री किसको रिपोर्ट करेगा, ई टू को, ई फोर किसको रिपोर्ट करेगा, ई थ्री को। तो ये ई आई डी और सबऑर्डिनेट्स ये साथ में मर्ज कर दिया हमने, ठीक है, वन टू वन के केस में। अब देखो थर्ड केस है कि ईच सुपरवाइजर सुपरवाइज मैनी सबऑर्डिनेट्स, ईच सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट टू मैनी सुपरवाइजर, ऐसा केस हो तो मतलब कि ये देखो ध्यान से देखो, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय थ्री एम्प्लॉय फोर, यहीं से मैंने दो चीज़ें पकड़ ली। सेल्फ रेफरेंशियल का केस है, पहले भी बोल चुका हूँ। अब यहाँ बोल रहे हैं बड़ा मज़ेदार केस है कि मान लो कि मैनेजर भी बहुत सारे हों और एम्प्लॉय भी बहुत सारे, एम्प्लॉय बाकी की बात कर रहा हूँ या मालिक और नौकर की बात करते हैं। अब देखो ये वाला पर्टिकुलरली ग्राफ देखो, ये सुपरवाइजर मान लेते हैं ई वन है दोनों। अब अलग अलग सबऑर्डिनेट्स हैं सेम सुपरवाइजर के, मतलब इवन मतलब मालिक एक है, दो नौकर रखे हैं, ठीक है। मगर ये दूसरा नौकर जो है ना, ये कहीं और भी काम करता है, किस मालिक के, एक अलग ही मालिक के। तो देख रहे हो एम्प्लॉय थ्री जो है वो सबऑर्डिनेट्स किस किस का है, एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय फोर का। चलो जी, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, एक ही एम्प्लॉय अलग अलग एम्प्लॉयज़ का सबऑर्डिनेट्स बन सकता है। मगर उल्टा इज ऑल्सो पॉसिबल कि एम्प्लॉय वन का अलग अलग नौकर बन सकता, अलग अलग सबऑर्डिनेट बन सकता है, ठीक है। तो दोनों साइड से क्या हुआ, मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया ना, इसी को बोलना चाह रहे हैं कि ई वन, अगर आप लाइन बना के देखो ऐसे, ई वन तो ई टू ई थ्री और ई थ्री ई वन ई फोर, है ना। तो यहाँ पे हमने ई आई डी ली, ई नेम लिया, रेटिंग ली एम्प्लॉय की, मैनी टू मैनी रिलेशन रिपोर्ट्स टू बनाया। तो मिनिमम दो रिलेशन टेबल रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे एक ही बनेगी, ठीक है। यही हमारी फाइनल बनेगी, हमने इसमें मर्जी कर दिया ना दोनों को, तो इस पर्टिकुलर केस में वन टू वन में एक ही बनेगी। अब यहाँ पे मिनिमम दो रिलेशन टेबल रिक्वायर्ड है, समझते हैं कैसे। पहला तो यही सेकेंड टेबल है ये, जो कि रिलेशन बताएगी, है ना। तो इस सेकेंड टेबल के केस में दोनों ही क्या हो जाएंगी, कैंडिडेट कीज हो जाएंगी, दोनों क्लब करके साथ में, वरना कोई और तरीका तो है नहीं पता लगाने का, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिक वैल्यूज नहीं है। देखो रिपीट हो रहा है इवन, इवन मतलब एम्प्लॉय की आईडी रिपीट हो रही है, तो क्या फायदा फिर, यूनिकनेस चाहिए ना, यहाँ पे भी आईडी रिपीट हो रही है, तो दोनों को मर्ज कर दो भाई। इवन ई टू इवन ई थ्री वाले पैटर्न जो है वो एक साथ कंबाइन होकर कैंडिडेट की बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो किस तरह का आता है, फिर हम वीक एंटिटी सेट भी देखते हैं। हाउ मेनी मिनिमम रिलेशन टेबल रिक्वायर्ड, एक बार समझ लेते हैं डायग्राम को कि हमारा एक ई वन था वो रिलेटेड है ई टू से आर वन के थ्रू, ये देख रहे हो वन टू मैनी चल रहा है। सिंपल याद रखना भाई, कल भी डिस्कस करा था, आज भी बता ही दिया। ये देखो ये कौन सा सेल्फ रेफरेंशियल चल रहा है, ये भी वन टू मैनी का ही केस है। ये देखो वन टू वन दोनों एरो जा रहे हैं, यानी वन टू वन। और यहाँ पे क्या है, मैनी एम, अब इन इस पर्टिकुलर रिलेशन सेट का ई टू के साथ, यानी सेल्फ रेफरेंशियल यहाँ भी हो गया। अब यहाँ अलग अलग है, यानी मैनी टू मैनी वाला केस है। तो एक चीज़ हमने नोटिस की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर में देखो आर वन रिलेशन में देखो कि वन टू मैनी का केस जा रहा है, यानी मैनी साइड में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा आर वन, है ना। तो आर डी बी में जब टेबल बनेगी तो इस पर्टिकुलर केस की वन बनेगी और सेकंड इसकी बनेगी, है ना। इंटरेस्टिंगली वन टू मैनी में एक ही टेबल बनती है, मैंने अभी भी बताया तुम्हें, पहला एग्जांपल यही दिया था कि एक बॉस है बहुत सारे नौकर है ना, तो एक ही टेबल बनती है। तो इंटरेस्टिंगली इसकी एक ही बनेगी, सेकंड टेबल इसकी बनेगी। कैसे भाई, इसका क्या हुआ, ये असल में मर्ज हो गया ना, वन टू वन और वन टू मैनी के केस में क्या बनती है, एक ही टेबल बनती है ना। तो असल में इन दोनों की एक ही टेबल बन रही है और इन दोनों की एक ही टेबल, तो अल्टीमेटली तीनों की एक ही टेबल बन रही है। ऐसा ही केस इसमें भी हुआ कि इसकी अलग टेबल बन रही थी, मगर ये इस पर्टिकुलर रिलेशन का वन टू मैनी क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल की वजह से एक ही टेबल आर बनेगी। और आखिरी वाली जो है एम एन वाली में क्या होता है, मिनिमम दो रिलेशन चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन इज दिस, सेकंड इज दिस, समझ में आया। ये पर्टिकुलर देखो अंतर है, एंटिटी में कभी हम एंटिटी की टेबल बनाते हैं, कभी हम सिर्फ रिलेशन सेट की, जैसे इस यहाँ पे बनाया है ना, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट की अलग से टेबल बनानी पड़ी आर ई पी नाम से, रिपोर्ट्स टू नाम से, है ना। तो ये चीज़ देखना, तो टोटल 3 टेबल्स बनेंगी। टाइम लगा के पढ़ो, रिवाइज कर लो अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो। वीक एंटिटी सेट की बात करें, वीक मतलब पता ही चल रहा है एंटिटी सेट विद नो कीज, ठीक है। ये नो कीज नहीं पता चल रहा है, मतलब ये पता चल रहा है कि वीक एंटिटी सेट है, यानी कुछ गड़बड़ है उसमें। तो पहली बात तो हमें समझ में आ गई, कोई की ही नहीं है, यानी कुछ यूनिक ही नहीं है उसमें। अभी बताते हैं केस लेके।
एट्रीब्यूट ऑफ वीक एंटिटी सेट आर नॉट सफिशिएंट टू डिफरेंशिएट रिकॉर्ड्स यूनिकली। मैं एग्जांपल लेता हूँ जो मैं आगे बताने भी वाला हूँ कि तुम एक एम्प्लॉय हो, तुम्हारे बेटे का नाम है लेट्स से मुकेश, ठीक है, वो तुम्हारा बेटा 12 साल का है, ठीक है, मगर किसी और एम्प्लॉय के बेटे का नाम भी मुकेश है, वो भी 12 साल का है, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा केस। तो समझ में आ रहा है, जो ये जो बच्चों का जो रिलेशन है ना, एक टेबल बनेगा ना जो बच्चों का, कि एम्प्लॉयज़ के बेटे, अच्छा तुम सोचोगे कि ये सब क्यों देखना है कि कितने बच्चे हैं, क्या बच्चे, क्योंकि उस हिसाब से वो जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मिलती है ना बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कैसा ब्लड रिलेशन कैसा है। तो फिलहाल एक एग्जांपल लिया कि एंटिटी सेट विद नो कीज, कोई की नहीं होगी, मुकेश मेल और 12 ईयर, दूसरे एम्प्लॉय का भी बेटा मुकेश मेल और 12 ईयर, है ना, तो कोई की नहीं हुई साथ में, आर नॉट सफिशिएंट टू डिफरेंशिएट रिकॉर्ड यूनिकली। एक पर्टिकुलर रो को पकड़ो तो कोई और रो भी ऐसे निकल सकती है ना, तो रिकॉर्ड भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहे कि ये बेटा है किसका 12 साल का, ठीक है, बेटा बोल रहा हूँ यानी बॉय यानी मेल, मुकेश बोल रहे हो यानी नेम, समझ रहे हो, जेंडर नेम और ईयर एज बोल रहा हूँ तो 12 है ना, तो तीनों पैरामीटर जो है सेम निकल रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे डबल रेक्टेंगल से बनते हैं, हैव पार्शियल की जो होती है इस तरीके से, ये बता भी रखा है मैंने, मतलब किसी ना किसी को तो की मान लेते हैं, ऐसा करने के चक्कर में हमने डॉटेड तरीके से बना दिया। वीक एंटिटी आर डिपेंडिंग एंटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, यानी समझ रहे हो कि ये जो वीक एंटिटी है ये डिपेंड करता है अदर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ पे। अभी वो है क्या स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वो देखेंगे हम, मगर उनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर ओनर बोलते हैं। जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं ना इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि ए एंड बी आर करेक्ट, वीक एंटिटी सेट आर कैन नॉट बी डिपेंड ऑन एनीथिंग, ऐसे करके कुछ बना दिया जाए, तो ट्रू फॉल्स या ऐसी चीज़ों में काम आती है डेफिनेशन ना, तो ये डिपेंड करते हैं अदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे जिनको हम आइडेंटिफायर ओनर कहते हैं। तो अगर ये छोटा सा डायग्राम देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या करें, इसको तो बनाई है मैंने डबल करके, साथ में रिलेशन को भी डबल, डायमंड को भी डबल कर दिया है ना, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैनी हमेशा रहेगा, ये वन टू मैनी रहेगा, ये इसका टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा। अभी बता दो क्यों, मगर एक चीज़ समझ लो यहाँ पे इस छोटे से डायग्राम में कि मिनिमम 2 रिलेशन टेबल चाहिए होंगी, पहली ये और सेकंड ये, मैक्सिमम मैंने ये तो पहले ही बता रखा है कि वन टू मैनी में क्या होता है, मैनी में साइड में बना देते हैं, तो 2 रिलेशन टेबल है। अब उसको थोड़ा बड़ा डायग्राम देखते हैं। अब देखो, पार्टिसिपेशन एट वीक एंटिटी सेट एंड मस्ट बी टोटल पार्टिसिपेशन, पहला पॉइंट, ठीक है, ये अब जो मैंने अभी तुम्हें बताया मुकेश बेटे का नाम है, ठीक है, अब तुम्हें बताओ वीक एंटिटी सेट की साइड से हमें पार्टिसिपेशन करना है, तो सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि जितने भी रोज है ना, ये चाइल्ड जैसे एम्प्लॉय बिलोंग्स टू चाइल्ड, अब चाइल्ड में आता है चाइल्ड का नाम, यहाँ पे जो डॉट 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 लगा रखा है यानी इसको पार्शियल मैंने की कंसीडर करा है, किसी ने किसी को की तो लेना ही था, जेंडर और एज ये 3 पैरामीटर हैं, यहाँ पे देखो डबल लाइन खींचने मतलब टोटल पार्टिसिपेशन, और वन टू मैनी हमेशा रहेगा, ये फिक्स है वीक के चक्कर में, ठीक है। सेकंड है मैपिंग बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वीक एंटिटी सेट मस्ट बी वन टू मैनी, बता दिया, हमेशा वन टू मैनी रहनी चाहिए, देन ओनली वीक एंटिटी सेट भी मीनिंगफुल। मतलब एक एम्प्लॉय, ये देखो यहाँ से मैंने एम्प्लॉय आईडी उठाई, यहाँ से मैंने बच्चे का नाम उठाया, मान लो बच्चे का नाम ए है, मेल है, एज 10 है, 10 है, ये सब कुछ सेम है, मगर ये अलग अलग एम्प्लॉय के बच्चे हैं। अब दो मेघा मेघा नाम मुकेश नाम से हो गए, दो मेघा नाम से दो हो गए, फीमेल, बस इनकी एज अलग है, तो ठीक है डिफरेंस तो हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा भी केस हो सकता है। तो हमारे डिपेंड ये जो है वीक एंटिटी सेट है, इसको हमने इसलिए डब्बे में बनाया, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे हमने वीक का क्या करा है, एम्प्लॉय आईडी और बच्चे का नाम। अब यहाँ पे एम्प्लॉय 1 का बच्चे का नाम है मुकेश, एम्प्लॉय 2 के बच्चे का नाम मुकेश है, समझ रहे हो कि अगर हम इन दोनों को एक साथ कंसीडर कर लें तो हमेशा यूनिक रहेगा ना भाई, एम्प्लॉय आईडी तो देखो यूनिक है, इसलिए टोटल पार्टिसिपेशन जरूरी है, हर बच्चा यहाँ आना चाहिए टेबल में, समझ में आया। वन टू मैनी समझ में आता है कि देखो एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 के देखो 2 बच्चे हैं, एक का नाम मुकेश, एक का नाम मेघा है, मुकेश तो भाई एम्प्लॉय 1 का बेटा भी था, समझ में आया। तो एम्प्लॉय 2 यहाँ पे देख रहे हो, एक एम्प्लॉय के 2 बच्चे हो सकते हैं, एम्प्लॉय 4 है जैसे ये मैरिड ही नहीं है ना, तो ऐसा केस भी हो सकता है। तो हमें इस पर चिंता नहीं करनी, हमें बस इस साइड से टोटल पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है, तो ये वीक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो आरडीबीएमएस डिज़ाइन जब बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो मिनिमम 2 टेबल्स चाहिए होंगी, टेबल 1 तो हमारी वही एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम की, और साथ में एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ से पकड़ी जा रही है और बच्चे का नाम जेंडर एज, है ना, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया जाएगा। तो वीक एंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल की एंड आइडेंटिफायर की। पार्शियल की तो हमारी कैंडिडेट कह रहा हूँ, चाइल्ड का नाम हो गया, बच्चे का नाम पार्शियल की हो गया, ठीक है, हर बार नहीं होता, हर बच्चे का नाम मुकेश नहीं होता, मानते हैं, मगर कुछ का हो भी सकता है ना, तो पार्शियल की ले ली थी हमने और साथ में एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच कर दिया, ठीक है, एंड आइडेंटिफायर की बताया था, ओनर की पकड़ी यहाँ से फॉरेन की लेके चाइल्ड बिलोंग टू नाम की टेबल बना दी, 2 आईडी में टेबल बन गई, क्लियर होता है। टोटल पार्टिसिपेशन क्यों होगा समझ में आया, क्योंकि हर किसी को यूनिकली डिफाइन करना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग वन टू मैनी क्यों होगा समझ में आया, कि एक एम्प्लॉय के 2 बच्चे भी हो सकते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं। चलो एक और पॉइंट है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इन वीक एंटिटी सेट आर अलाउड टू रिप्रेजेंट इन ईआर डायग्राम बट नॉट अलाउड इन आरडीबीएमएस। मल्टी वैल्यूड मैंने पहले भी बताया कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यानी एक ही पर्टिकुलर रो में अलग अलग एट्रीब्यूट्स आ रही है, हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ जाकर रिवाइज कर लेना जिसको नहीं पता है ना। तो ये चीज़ें अलाउड, वीक एंटिटी सेट आर अलाउड टू रिप्रेजेंट, ठीक है, ये अलाउड होता है ईआर डायग्राम में, मगर आरडीबीएमएस गाइडलाइन के तो खिलाफ है ये, है ना। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये 1NF कोई फॉलो नहीं करता, जब तुम कॉर्ड्स रूल पढ़ो ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेना नॉर्मलाइजेशन, क्विक रिकैप देते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, जिससे कि हम क्वेश्चन जब भी पढ़ना अज्यूम करना, मतलब चीज़ें रिवाइज करें तो फटाफट हो जाए। अज्यूम नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितनी टेबल बनेगी, है ना, तो मान के चलते हैं कि जब टेबल बनाने की बात आती है तो उसमें ऐसा चेक करना पड़े
कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो फिर हमें नहीं पता कितनी टेबल बनेगी, क्योंकि अलाउड ही नहीं RDBMS में, ऐसा कोई केस नहीं है, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। अब बताओ क्या होगा। देखो पहला केस तो ये है कि E1 और E2 अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है। अभी मैं सेल्फ रेफरेंशियल वाले भी सारे बताएंगे, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़े हैं। 1 to मैनी का केस है, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे डबल लाइन नहीं दिख रही ना, टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, पी मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे हमने एक साइड ये टेबल बना दी RE2 और E1 जो है अलग टेबल है। सिमिलरली अगर टोटल पार्टिसिपेशन होता तब भी क्या होता, हमें कल एक टेबल इसकी बना देते और एक इसको अलग, यानी इन दोनों के केस में मिनिमम 2 RDBMS टेबल चाहिए और एक फॉरेन की लगेगी। ठीक है सर, समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एक और है कि मान लो मैनी टू मैनी होगा तो E1 अलग, रिलेशन अलग, E2 अलग, यानी मिनिमम 3 RDBMS टेबल चाहिए और 2 फॉरेन की चाहिए। ये वाला केस भी हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे। हाँ, ये देखो, अब इसका पार्शियल पार्टिसिपेशन है और 1 to 1 है, इसका भी पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो ये मैंने अभी भी बताया तुम्हें कि किसी भी साइड से पकड़ लो, जैसे मैंने तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं हर बार राइट को फेवर कर रहा था, लेफ्ट को कर लिया इस बार, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। किसी भी साइड से अल्टीमेटली 2 ही RDBMS टेबल बनने वाली है, एक फॉरेन की होने वाली है। एक ऐसा केस भी हमने डिस्कस किया था कल कि मान लो दोनों साइड से टोटल पार्टिसिपेशन या एक साइड से टोटल पार्टिसिपेशन है ना, तो ऐसे केस में मिनिमम एक ही RDBMS टेबल बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 to 1 का केस है। अब 1 to 1 में दोनों साइड से टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात है, या एक साइड से भी हो रहा है तो क्या हुआ, एक ही टेबल में काम हो जाएगा, कोई फॉरेन की जरूरत नहीं है। और आज हमने ये सब देखा कि हम सेल्फ रेफरेंशियल की बात कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय है, एक इसी साइड में हम क्या बन रहे हैं, 1 to मैनी जा रहा है, तो मिनिमम 1 RDBMS टेबल चाहिए, बताया था, एक में हो गया था। ये देखो दोनों साइड से जाने हैं, यानी यहाँ पे मिनिमम 1 RDBMS चाहिए, ये भी डिस्कस हो गया। ठीक है, वही जो मैंने सुपरवाइजर और ये वाला सबऑर्डिनेट वाला बताया। ये देखो अगर मैनी टू मैनी है तो मिनिमम 2 RDBMS चाहिए होंगी, थर्ड केस जो देखा था। और ये 10th जो है, ये केस कौन सा है, डबल लग गया यानी वीक एंटिटी रिलेशन वाला। तो इस केस में क्या होगा, RE2 अलग हो जाएगा, यानी 2 RDBMS टेबल बनेगी, E1 की RE2 की। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, काम खत्म करते हैं आज का। सवाल गेट में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ये आया हुआ सवाल है कि हमारे पास R1 R2 रिलेशनशिप से E1 E2 बना हुआ एंटिटी सेट्स रिलेट हो रहा है, एक है 1 to मैनी और दूसरा है मैनी टू मैनी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमें बात पूछा गया कि कितने रिलेशनशिप टेबल बनेंगे। ठीक है, R1 के लिए 1 to मैनी कनेक्टेड है, तो मैंने R1 के लिए 1 to मैनी कनेक्ट कर दिया E1 को और E2 को। R2 जो रिलेशनशिप सेट है वो मैनी टू मैनी कनेक्टेड है, तो हमने मैनी टू मैनी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली टेबल पूछा जा रहा है, तो एक बार बताओ 1 to मैनी में हम मैनी वाली साइड में क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं रिलेशन को, याद है अभी अभी डिस्कस भी हुआ है। और मैनी टू मैनी के केस में क्या होता है कि अलग हो जाती हैं चीज़। तो इस हिसाब से ये पर्टिकुलर एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, तो टोटल 3 हो गए। समझ में आया है ना, ये तो आसान भी था, यहाँ तो कुछ ज़्यादा चक्कर भी नहीं था, जो पढ़ा है वही लगाना था। यहाँ थोड़ा थोड़ा सा एक चक्कर है, जिसकी वजह से क्वेश्चन मजेदार हो जाते हैं। 3 हमारे पास एंटिटी सेट है, 3 रिलेशन है। R1 रिलेटेड बिटवीन E1 एंड E2 विद 1:M, यानी 1 to मैनी मैपिंग है। ठीक है, जो जो बोल रहे हैं वो करते भी जाते हैं। R1 यानी ये लिखा मैंने R1। ठीक है, अभी ये डॉट डॉट ये सब मत देखो, जो रेड पेन जो ब्लू पेन से लिखा है वही देखो बस, होप दिख रहा हो, है ना। चलो E1 R1 E2 से ये रिलेशन है कितना, 1 to मैनी का, 1 to मैनी लिख दिया। अगर आप पूछे E2 और E3 आपस में रिलेटेड है, E2 और E3 देख लेते हैं, मैनी टू 1, तो ठीक है, E2 की साइड से मैनी और E1 साथ में, E1 और E3 रिलेटेड है, मैनी टू मैनी, तो ठीक है कर दिया। अब पूछा कितनी टेबल लगेंगी। अब यहाँ थोड़ा क्यूरियस केस हो जाता है कि भाई हमें पता है कि 1 to मैनी में मैनी की साइड से देखा जाता है, मगर यहाँ देखो इस साइड से यहाँ पे भी 1 to मैनी है, तो हम इस साइड से मैनी का साइड देखेंगे, तो अल्टीमेटली ये तीनों आपस में एक साथ मर्ज हो जाएंगी और ये एक टेबल बन जाएगी। तो यही अच्छी बात है इसकी, क्योंकि मिनिमम टेबल पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं कि मैक्सिमम, तो चलो काउंटिंग के हिसाब से सारी हो जाएंगी, है ना। मगर मिनिमम पूछा जा रहा है, तो हमारे पास E1 एक अलग टेबल बनेगी 1 to मैनी की वजह से, यहाँ मैनी टू मैनी है ही, तो अलग तो होना ही है इसको, साथ तो मर्ज, वरना मैं इसके साथ मर्ज भी कर सकता था अगर कुछ फेवरेबल केस होता तो। E1 अलग, E2 R1 R2 अलग, E3 अलग और R3 अलग। मैनी टू मैनी के केस में 3 अलग टेबल बनती है, बात हो चुकी है इसकी, है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन, इस तरह की प्रैक्टिस कर लेना, आज के लिए इतना ही, चलो।